नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए भी आग्रह किया है। इसके अलावा कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए ये भी कहा है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। बता दें कि इस समय देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है और राज्य नए केसों के आधार पर इसे बढ़ा भी रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना के हाल दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और वहीं जहां बीते दिनों में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए थे तो वहीं 3500 से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर बीते दिन की बात करें तो देश में 24 घंटे के अंदर 3,70,000 के करीब नए केस सामने आए हैं और इसके साथ 3,421 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान राहत भरी खबर ये रही कि बीते दिन 3 लाख के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। उधर देश में महामारी लगातार जारी है और इसी बीच ऑक्सीजन संकट भी गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों को उपलब्धता और मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें। इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य से इससे निपटा जा सके। जब तक कोई ठोस नीति नहीं बन जाती, किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करने और जरूरी दवा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के पास अगर परिचय पत्र नहीं है तब भी उसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। तो बेड और वेंटिलेटर के अभाव लगातार जारी है, जिसको लेकर के ये निर्देश जारी किए गए हैं और केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो किसी भी मरीज को वापस ना करें। लगातार जिस तरीके से अभाव देखने का मिल रहा है बेड और ऑक्सीजन को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है बातें केंद्र और राज्य सरकारों से कि मिल करके कोई ठोस कदम, कोई रणनीति बनाए और जब तक कोई ठोस रणनीति नहीं बन जाती है, अगर किसी व्यक्ति के पास उसका परिचय पत्र नहीं है तब भी उसको अस्पताल से वापसी नहीं की जानी चाहिए, उसे अस्पताल में एडमिट किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि लगातार 3.5 लाख से ऊपर मामले जिस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं और 3,500 लोगों की मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। इस दौरान ऑक्सीजन का जिक्र करें, रेमडेसिविर का जिक्र करें, वैक्सीन का जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है और बेड वेंटिलेटर की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज हैं कि उनको जो वैक्सीन है वो कालाबाजारी के तहत ब्लैक मार्केटिंग पर मिल रही है और इसके साथ ही साथ जो सिलेंडर है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का जिक्र किया जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे दामों पे लोग मिल रहे हैं, महंगे दामों पे भी पैसा वो लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी किल्लत चल रही है। लगातार सरकारें ये दावा जरूर कर रही हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन मामला जमीनी हालात का कुछ अलग नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश पटियाला संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की जो किल्लत देखने को मिल रही है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि अब ये कह दिया है राज्य सरकारों को कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कोई ठोस रणनीति बनाए, क्योंकि सरकारों की तरफ से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं वो अदालतें भी देख रही हैं, जनता भी देख रही है। स्वतः संज्ञान में लेते हुए अदालतों को ये सब निर्णय देने पड़ रहे हैं और सरकारों को नोटिस जारी करनी पड़ रही है। तो अब क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के पास परिचय पत्र नहीं है तो उसका भी दाखिला करना चाहिए अस्पताल में, उसे स्वास्थ्य के अभाव में वापस नहीं करना चाहिए, क्या सरकारें ऐसा करेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें ऑक्सीजन की जो किल्लत आ रही है सिलेंडरों की, उसको भी लेकर लोग जो है परेशान है। कई लोगों की जो जाने हैं वो भी चले गई है। रोजाना ही जो आंकड़ा है बहुत ही डराने योग आ रहा है। 500 से ऊपर जो पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है डिस्ट्रिक्ट पटियाला का वो देखने को मिल रहा है। 14-15 रोज मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर जो रूप से जो कोरोना दोबारा से आया है और जिसका जो आंकड़े हैं बहुत ही डराने योग आ रहे हैं। और दूसरा जो लोग हैं वो सवाल चिन्ह जो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सवाल ये उठा रहे हैं
कि सरकार द्वारा दावे किए गए थे, वो दावे जो जमीनी स्तर पर या हॉस्पिटलों में वो देखने को नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है, जिसको लेकर जो साफ तौर से माननीय अदालत के द्वारा भी केंद्र और पंजाब सरकार को कहा गया है, कहीं ना कहीं ये मिलकर काम करे। देखना होगा किस प्रकार से जो ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है या वैक्सीन की किल्लत आ रही है, उसे दूर कर पाएंगे। अविनाश, आप लगातार जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आप लगातार नजर बनाए रखते हैं। अगर पटियाला का जिक्र करें तो वहां के अस्पतालों की जो क्या हालात हैं, क्या वहां पर लोगों को समुचित इलाज मिल पा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन वगैरह सब चीजें मिल पा रही हैं? और अगर लोगों का जिक्र करें तो क्या वो सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उनका पालन कर रहे हैं? देखिए, पटियाला की बात करें तो पटियाला में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। तो साफ तौर पे जो टीकाकरण अभियान है वो भी देखने को मिल रहा है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और लोग ज्यादातर जो है, हम बात करें पटियाला शहर की, तो यहाँ पर लोग समर्थन प्रशासन का कर रहे हैं। बिना मास्क के कोई नहीं घूम रहा। जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया था, वीकेंड लॉकडाउन, उसका भी असर देखने को मिल रहा था। इक्का दुक्का जो दुकानें थी, जो इमरजेंसी के लिए सेवा थी, दवाई हो गई है या हमारी हम दूध की बात करें, दूध डेयरी की दुकानें हैं, ये खुली दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री खुद के शहर में साफ तौर पे जो लोगों का समर्थन था वो सरकार को मिलता नजर आ रहा था और प्रशासन का साथ देते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए, जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं, ये तो बेहद अच्छी खबर है कि पटियाला में लोगों को ये ऑक्सीजन मुहैया हो रही है, वहाँ रेमडेसिविर या अन्य दवाएं जो भी हैं कोविड की वो मुहैया हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये सरकारों द्वारा नियम लागू किया गया है, नाइट कर्फ्यू का जिक्र करें तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों की जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो जरूरतें आवश्यक वस्तुएं हैं, वो लोग देखने को मिल रहा है कि इकट्ठा करने की होड़ मच गई है, क्योंकि उनको अंदेशा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए। तो क्या अब इस मारामारी के बीच में तमाम सारी जगह से, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा गया है कि मारामारी मच रही है, क्या अब वहां पर कुछ ऐसी स्थिति है? और अगर लोगों को ये अंदेशा है तो क्या सरकारों को पहले से सचेत नहीं कर देना चाहिए? सरकार की रणनीति कोई ऐसी होनी चाहिए जो डेली कमाता डेली खाता है, उसके लिए कोई ऐसे नियम लाए या कोई ऐसा पैकेज लाए? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आप रोजाना का कमाने वाला व्यक्ति है, वो तो काफी परेशान है। उसका कहना है जैसे वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा? ये तो सरकारों को सोचना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन लगाते हैं तो गरीब बंदा कैसे रोटी खाएगा? जो दिहाड़ी वाला बंदा है वो कहाँ से पैसा लाएगा? क्योंकि वो तो पहले ही जो कर्जे की मार के नीचे दबा, उसके बाद तो पैसा ही नहीं है। जो रोजाना की जो दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, उनको तो उनका तो यही कहना है कि सरकारों को सोचना चाहिए। अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है 15 दिन के लिए, तो सरकारों को लोगों के बारे में सोचना चाहिए और राशन और भी चीजें जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो मुहैया करवाए सरकारें। बिल्कुल। तो चलिए, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर के सरकारें चिंतित हैं, आम जनता के लिए भी समस्याएं बनती नजर आ रही हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली और डराने वाली हैं, क्योंकि आम जनता के साथ ही साथ अब जो शिकन है वो सरकारों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार आए दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़े दिन प्रतिदिन नए आंकड़े अपने नए जो रिकॉर्ड हैं वो बना रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब शमशान घाटों पर लोगों को लाइन में लग करके अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया करनी पड़ रही है। तो ये हालात जिस तरीके से बदस्तूर जारी हैं, आने वाले समय में और जिस तरीके से ये सचेत किया गया है विशेषज्ञों द्वारा कि मई में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और पूरे मई भर इससे हमें बचना पड़ेगा और कम से कम बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदेशा जताया गया है कि इस मई में और भी अभी संक्रमण अपना रूप भयावह कर सकता है। हालांकि यह अंदेशा जरूर ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव थे वहां पर जो जन सैलाब उमड़ता हुआ देखने को मिला और उसके बाद वहां जो मामले निकलने लगे, बढ़ने लगे, वो डराने वाले हैं। और उसके साथ ही अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए वहां भी अब ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो हालात थे, क्योंकि तस्वीरें वहां से भी सामने आई थी, वहां से भी हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें
कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो उन सारी तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर से ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने पर वो तस्वीरें मजबूर करती हैं आम लोगों को भी, क्योंकि सरकारों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी इस देश के आम जनमानस की भी है और उनको भी इनका पालन करना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल का, और बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर अंबाला से जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से जो हालात भयावह होते जा रहे हैं, लगातार सरकारें प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कह रही हैं, लेकिन लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अंबाला का अगर जिक्र करें तो वहां की तस्वीरें कैसी हैं? अंकुर, चलिए फिर से संपर्क करने को कोशिश करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं, लोगों की एक दूसरे की मदद मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंतित कर देने वाली हैं, बेहद डराने वाली हैं। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा, तमाम जगह से जो ब्लैक में कालाबाजारी करने की जो तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, प्रशासन लगातार कार्रवाई भी हालांकि कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग 10 गुना पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सोचिए, 150-200 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने वाला 20,000 रुपए, 10,000 रुपए जो जैसे बेच पा रहा है, कालाबाजारी कर पा रहा है, उस भाव में, उस रेट में कालाबाजारी करके, और इस आपदा काल में भी वो अपने जेब भरने में लगा हुआ है, इस आपदा में अवसर ढूंढने में, तलाशने में लगा हुआ है। और एक बार फिर से हमारे साथ अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से जो सरकारें लगातार प्रयत्नशील हैं कि इस चैन कड़ी को तोड़ना है, जो कोरोना की चैन कड़ी है, लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अंबाला का अगर जिक्र करें तो वहां की तस्वीर कैसी है? तो बिल्कुल, जैसा कि पूरे प्रदेश में पहले तो हरियाणा के अंदर 9 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया, जिस हिसाब से जो कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके अब जो लगातार मामले हैं वो बढ़ते जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले 11 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत होगी, उसके बाद 9 डाटा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। तो उसके लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि हरियाणा में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा। जो कोरोना के बढ़ते प्रोग्राम को लगाम लगाने के लिए जो हरियाणा में अब 7 दिन के जो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जो सूबे के जो स्वास्थ्य गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने राज्य में 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो 3 मई से 7 दिन का जो लॉकडाउन लगने का फैसला किया था, जब हमने उस बारे में जो स्वास्थ्य के गृह मंत्री अनिल विज उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। लिहाजा हमने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया है। विज ने भी साफ किया है कि इस लॉकडाउन से पहले की तरह सिर्फ एसेंशियल सर्विस को ही छूट दी जाएगी। तो उसको लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिन का फिलहाल लॉकडाउन लगा दिया गया है। अंकुर, जहां तक मुझे याद आ रहा है तो कुछ दिन पहले ही अनिल विज ने कहा था, यही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि ऐसे संपूर्ण लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है और लगाने की कोई सरकार अभी नहीं सोच रही है। लेकिन उसके बाद अब ये जो फैसला ले लिया गया है संपूर्ण लॉकडाउन का, तो अच्छी बात है, लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि चैन कड़ी तोड़ना ही पड़ेगा। लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पहले इस तरीके के बयान देना कि लॉकडाउन नहीं लगेगा और उसके बाद लॉकडाउन लगा देना, मुझे लगता है कि आम जनता में भी कहीं ना कहीं ये संदेश जो जा रहा है वो कहीं ऐसा ना हो कि अब जो मारामारी की तस्वीरें जो सामने आ रही थी उसको वो कहीं उमड़ पड़े एक बार जनता फिर से। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन आते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद्रा। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु वाहे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से कोरोना पर जिक्र हो रहा था कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार डराने वाले हैं। और अगर देश भर का जिक्र किया जाए तो देश में सबसे ज़्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से हैं। और जिक्र महाराष्ट्र के मुंबई से करेंगे। मुंबई से हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। वहाँ के हालात जानेंगे कि आखिर मुंबई में मुरारी जिस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले निकल रहे हैं और अब बीएमसी ने सरकार के साथ मिलकर के ये निर्णय लिया है कि जो भी उत्तर प्रदेश से लोग जाएंगे या पश्चिम बंगाल से लोग जाएंगे उनकी आरटीपीसीआर जांच होगी स्टेशनों पर। हालात वहां के कैसे हैं, क्या नजर आ रहे हैं मुंबई में? 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन में जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। 8 से 10,000 की जो गिरावट है वो महाराष्ट्र में देखे गए हैं। मरने वालों के आंकड़ों में भी 100 से 150 तक जो है गिरावट मिली है। लेकिन ये आंकड़े जो है वीकेंड लॉकडाउन में आए हैं। अगर सोमवार मंगलवार की बात करें तो इसमें जो रिपोर्ट आएंगे उसे देख करके कहा जा सकता है कि हालात सुधर रहे हैं या और भी बिगड़ रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करते हुए निर्णय लिया है कि पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार से आने वाले जो मजदूर हैं, प्रवासी हैं, उनका जो है कि चेकअप किया जाएगा रेलवे स्टेशनों पर, ताकि जो संक्रमण फैल रहा है, जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसे रोका जाए। अब ऐसी स्थिति में मनपा कर्मचारी द्वारा रेलवे स्टेशनों पर जो है तमाम डॉक्टर और उनकी टीम वहाँ पर तैनात की गई है। जी महेश। लेकिन मुरारी जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, जो ये बात निकल करके सामने आ रही कि मुंबई से लोग गए हैं पश्चिम बंगाल मतदान करने, मुंबई से लोग गए हैं उत्तर प्रदेश मतदान करने, तो जो ये ब्रेक द चेन के तहत सिस्टम चलाया जाता है, मुझे लगता है कि क्या सरकार को अभी ये नियम नहीं कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए कि 1 महीने के लिए बिल्कुल पाबंदी ही लगा दे कि अभी बाहर से लोग आएंगे ही नहीं। जो लोग अपने घर में गए हैं वो तो घर गए ही हैं, तो 1 महीने वो भी घर में रह लेंगे। वो भी जिस तरीके से कोरोना के जो मामले बाहर, क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो वो कहर अभी बर्फ नहीं रहा जो शहर में है, तो वो भी अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ शहरों के लिए, मुंबई के लिए भी एक थोड़ी सी मुझे लगता है राहत भरी खबर मिल जाएगी। तो क्या ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ सकती? देखिए, अगर इस तरीके से कदम उठाए गए होते तो शायद आज इस तरीके के हालात नहीं होते। अस्पताल में वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की जहां कमी है वहां लगातार बढ़ते संक्रमण मुंबई सहित महाराष्ट्र में तांडव मचाए हैं। बावजूद उसके महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई गंभीरता अभी तक नहीं ली है और जिसका खामियाजा साफ तौर पर और को भी भुगतना पड़ रहा है। मुंबई से अलग अलग राज्यों में गए लोग अब कोरोना संक्रमण की चेन को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से अब खबर और हालात देखे जा रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि अगर यही टेस्टिंग की मुहिम जाने वालों के साथ भी की गई होती, जो प्रवासी मजदूर अपने गांव जा रहे थे, अगर उन्हें चेक करके यहां से भेजा गया होता तो और राज्यों के हालात नहीं खराब हुए होते। अब ऐसी स्थिति में अगर उद्धव सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो हालात और बिगड़ जाएंगे और जिसे सुधार पाना काफी मुश्किल होगा।
जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मुरारी। अगर जो लोग वहां से निकले थे, अगर उनकी भी जांच करती सरकार, करवाती बस स्टॉप पर, बस अड्डों पर या रेलवे स्टेशनों पर, तो मुझे लगता है कि ये आप ठीक बात कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के हालात बिगड़ने से बेहतर होते। अगर जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती उन लोगों को वहीं रोक लिया जाता, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता और स्थिति को कुछ सुधारा जा सकता था। लेकिन सरकारों को ये चिंता कहाँ है? सरकारों को तो अपने सत्ता की चिंता है, सरकारों को तो मलाई काटने की चिंता है कि आखिर वो कैसे, किस तरीके से, कहां से कैसे अपनी जेब भर सकती हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन जनता सरकारों के बीच में पिस रही है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार उसका साथ नहीं दे रही है और भेदभाव कर रही है, हालांकि दिल्ली सरकार ने भी ये आरोप लगाया है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को पहले अपने अंदर नहीं झांकना चाहिए, अपनी कमियों को नहीं सुधारना चाहिए? केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने से क्या महाराष्ट्र के हालात को में बदलाव आ जाएगा? महाराष्ट्र के हालातों को सुधारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनकी राजनीति जब मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण फैल रहे थे, उसी समय राजनीतिक सियासत काफी तेज थी। अंबानी के घर मिले जेलेटिन या मनसूख हिरेन की मर्डर या मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा सरकार पे लगाए गए आरोप, तो सरकार इन आरोप प्रत्यारोप में घिरी रही और हालात ऐसे हो गए कि मरने वालों का आंकड़ा इस कदर बढ़ा कि शमशान भूमि से लेके कब्रिस्तान तक तस्वीरें देखकर रूह कांप गई है। अब ऐसे में भी अगर सरकार अपनी राजनीति और रोप प्रत्यारोप छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार अगर इस मामले में गंभीरता नहीं लिए, तो जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं, आने वाले 2-4-10 दिनों में काफी डरावनी और भयानक तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मुरारी, एक चीज और जो सामने बात निकल करके आ रही है वो ये कहा गया है कि जो लोग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आएंगे उन्हीं की आरटीपीसीआर जांच होगी। क्या अन्य राज्यों में, जैसे अगर उत्तराखंड का जिक्र करें या अन्य तमाम सारे राज्यों का जिक्र करें, तो क्या वहां पर कोरोना संक्रमण नहीं है? क्या वहां से लोग जो आएंगे, अगर वहां से कोई पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो वो मुंबई पहुंचकर कितने लोगों को पॉजिटिव कर देगा? क्या वहां के लोगों की जांच नहीं की जाएगी? ऐसा नियम है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है महानगर पालिका किशोरी पेंडेकर जो मेयर है, उन्होंने कोई इस तरीके का आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, तो ज्यादातर अगर मुंबई सिटी की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। शायद उन्हें डर है कि यहाँ से अब जो चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद जो लोगों की भीड़ है वहां से अगर यहाँ पहुंचेगी, तो जिस तरीके से हम हालात सुधारने में लगे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि जब मजदूर आएंगे तो सीधी सी बात है वो स्लम इलाकों में जाएंगे और स्लम इलाकों में एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद जो इसकी चैन है वो लगातार बढ़ेगी। और यही डर किशोरी पेंडेकर, मुंबई मेयर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सता रही है। और शायद यही रीजन है कि इतना बड़ा जो कि फैसला इन लोगों की तरफ से लिया गया है। लेकिन यही फैसला यहाँ से जाने वालों के साथ अगर किया गया होता तो और राज्य इस तरीके से प्रभावित नहीं हुए होते। लेकिन आपने जिस तरीके से बिहार का भी नाम लिया, तो मुझे लगता है कि बिहार के भी एक बड़ी तादाद में लोग मुंबई में रहते हैं। तो वो जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि आरटीपीसीआर जांच होगी स्टेशनों पर, उसमें मुझे लगता है कि बिहार का भी नाम नहीं है और अन्य राज्यों का भी नाम नहीं है। तो बिहार के लोग भी तो गए होंगे, या बिहार के लोग जो अन्य राज्यों से जा रहे हैं वो भी तो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। जरूरी नहीं ना कि केवल पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश से जाएं। तो सरकार को अगर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, मुझे जो लगता है, और सरकार को अगर वहां महाराष्ट्र को अगर कोरोना से बचाना था, तो मुझे लगता है कि ये सारे राज्यों से जो भी लोग वहां आ रहे हैं स्टेशनों पर, उनकी आरटीपीसीआर जांच कराएं। केवल दो स्पेशली राज्यों को क्यों चिन्हित किया गया? क्या इन्हीं केवल 2 राज्य के लोग वहां जाकर के कोविड बढ़ाएंगे? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार का जो निर्णय है इसे किस तरीके से लिया गया है, एक कह पाना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर टेस्टिंग की बात करें तो आज भी मुंबई की एयरपोर्ट की बात करें या कुर्ला, दादर, बीटी या सीएसटी रेलवे स्टेशनों की, तो यहाँ पर जांच के नाम पर सिर्फ इशारे दिए जाते हैं, न तो वहाँ कोई चेकअप होता है, न कोई इंक्वायरी होती है। और यही वजह है कि संक्रमण पूरी तरह से फैल रहा है।
लापरवाही महाराष्ट्र सरकार की है, डॉक्टरों की है, और जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, अगर व्यवस्थाएं सही थी तो सवाल उठता है कि इतनी संख्या में संक्रमण मात्र 1.5 महीने में कैसे पड़ा। अगर इलाकों की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो सिर्फ नाम के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। हर इलाके में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरीके से अब नियम लगाए गए हैं कि बिहार, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों को टेस्टिंग को लेकर ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आने वाले समय पर इस पर सियासत भी देखी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिक्र करें अगर ऑक्सीजन का, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर के जो ऑक्सीजन सिलेंडर को मुहैया कराने की बात कही जा रही थी लगातार, और हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा था कि वो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रही है और केंद्र द्वारा जो दी जा रही थी ऑक्सीजन वो तो मुहैया ही कराई जा रही थी। तो अब ताजा स्थिति अगर मुंबई का जिक्र करें तो ताजा स्थिति मुंबई के अस्पतालों की क्या है? क्या वहां पर अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया हो पा रही है लोगों को? देखिए, कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी द्वारा वो तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जहां आज भी ऑक्सीजन की बेड की किल्लत हो रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में एडमिशन के लिए अगर पेशेंट जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन और बेड की बात कही जाती है और बेड की समस्या बताई जा रही है। हालांकि बृहन मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार मिलकर कई जंबो कोविड सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं मुंबई के दहिसर में, मलाड के एवरसाइन मॉल के पीछे, अंधेरी में, बांद्रा में। तो ऐसी जगह पर तैयारियां चल रही है, लेकिन जब तक ये तैयारियां पूरी होंगी, जब तक सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तब तक आंकड़े काफी डरावने हो जाएंगे। चलिए मुरारी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो आम जनता के साथ ही साथ अब सरकार को भी डराने वाले ये मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार के साथ साथ अब जनता को भी सजग होने की जरूरत है। हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान धन गुरु अर्जन साहब की शोभ प्राप्त धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी ते सतगुरु ने बख्शिशां करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग उसनूं लगणगे दूने चौने भाग।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ